जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमाऊत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो लिविंग वर्ड जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों द्वारा अपने निरीक्षणों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी को कहा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा अपने निरीक्षणों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी को कहा जाता है। ऑप्शन ए कानून कहते हैं, ऑप्शन बी थ्योरी कहते हैं, ऑप्शन सी सिद्धांत, या ऑप्शन डी परिकल्पना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परिकल्पना। वैज्ञानिकों द्वारा जो भी निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षणों के आधार पर जो भी भविष्यवाणी की जाती है उसे परिकल्पना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी फिनोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन डी पेलिनोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि में रुझानों एवं भविष्य की विकास की भविष्यवाणी का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या में वृद्धि में रुझानों एवं भविष्य में वृद्धि की भविष्यवाणी उसे क्या कहते हैं कि भविष्य में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो सकती है, तो उसकी पहले भविष्यवाणी करना, इसे क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समाजशास्त्र, ऑप्शन बी भूगोल शास्त्र, ऑप्शन सी जनसांख्यिकी, या ऑप्शन डी मानव शास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन जल संवर्धन में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए मछलियाँ, ऑप्शन बी झींगा, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी सेल मत्स्य पालन। तो यहाँ पे देखिए, मछलियों का भी पालन जल में हो रहा है, झींगा सेल मत्स्य ये सभी जल से संबंधित है, लेकिन रेशम का उत्पादन जल में नहीं किया जा रहा। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेफोलॉजी किसे कहते हैं। आपके आंसर है ऑप्शन ए हाथियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सर्पों का अध्ययन, ऑप्शन सी एम्फीबियन का अध्ययन, या उपरोक्त डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि एडेफोलॉजी का अर्थ होता है मृदा का अध्ययन करना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एडेफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, अपने शरीर के ताप को बढ़ाने के लिए जो जंतु मेटाबॉलिज्म की अपेक्षा वातावरणीय ताप पर निर्भर करते हैं उन्हें कहा जाता है। वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए शरीर के मेटाबॉलिज्म की अपेक्षा बाह्य वातावरण पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्टोथर्मिक, ऑप्शन बी पाइकिलोथर्मिक, ऑप्शन सी होम्योथर्मिक, ऑप्शन डी एंडोथर्मिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक्टोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं। जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए आइकोलॉजी, ऑप्शन बी सिंकोलॉजी, ऑप्शन सी इकोटाइप, ऑप्शन डी डेमिकोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा डेमिकोलॉजी। जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन डेमिकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी इक्तियोलॉजी, ऑप्शन सी मेम्बोलॉजी, या ऑप्शन डी आर्निथोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा इक्तियोलॉजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक जीव के बाहरी रूप आकार रंग संरचना तथा विभिन्न भागों की संबंधित स्थितियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। किसी भी जीव के बाहरी रंग रूप आकृति संरचना आदि का अध्ययन करना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी वर्गीकी, ऑप्शन सी शरीर रचना शास्त्र, या ऑप्शन डी आकारिकी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आकारिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पृथक्करण के किस प्रकार में विभिन्न आवासों में रहने वाली दो जातियों को अंतर संकरण करने से रोका जा सकता है।
मतलब पृथक्करण के किस प्रकार में दो अलग अलग आवासों में रहने वाली जातियों में मेटिंग करने से हम रोक सकते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए टेम्पोरल, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी गेमेटिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इकोलॉजिकल। अगर इकोलॉजिकल रूप से कोई भी दो जातियां अलग अलग आवास में रह रही है, दूर दूर रह रही है, तो उनमें मेटिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, औषधिजनक पादपीय अंगों के अध्ययन को कहा जाता है। औषधिजनक पादपीय अंगों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी फार्मेकोलॉजी, ऑप्शन सी फार्मेकोन्सी, ऑप्शन डी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 11, औषधिजनक पादपीय अंगों के अध्ययन को ऑप्शन बी फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में नियतकालिक परिवर्तन मौसमी परिवर्तनों से संबंधित होते हैं, इसका अध्ययन कहलाता है। पौधों में होने वाले जो नियतकालिक परिवर्तन है वो मौसमी परिवर्तनों से संबंधित होते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है फिसोओग्नोमी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी फिनोलॉजी या ऑप्शन डी फोटोप्रियोडिज्म। तो ये जो नियतकालिक परिवर्तन है इन्हें कहते हैं फिनोलॉजी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, बायो इन्फॉर्मेटिक्स शाखा किसके अनुप्रयोग से संबंधित है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो विज्ञान की शाखा है वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए जैविकी अध्ययन में अभियांत्रिकी तकनीक से संबंधित है। ऑप्शन बी जैविकीय घटनाओं में रसायन विज्ञान को समझाना। ऑप्शन सी विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं में भौतिक शास्त्र को समझाना। या ऑप्शन डी जैविकीय आंकड़ों के विश्लेषण में सूचना विज्ञान का अनुप्रयोग। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो शाखा है उसमें ये किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जैविकीय आंकड़ों के विश्लेषण में सूचना विज्ञान के अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सर्पों का अध्ययन कहलाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी इक्थियोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी सर्पेंटोलॉजी। तो सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरस्तु द्वारा, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क और ट्रेविडेंस या ऑप्शन डी लीनियस। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेमार्क और ट्रेविडेंस ने जीव विज्ञान शब्द दिया। क्वेश्चन नंबर 16, जीव विज्ञान के जनक है। तो जीव विज्ञान के जनक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है। अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जंतु विज्ञान का पिता कौन कहलाता है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी थियोफ्रेट्स। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक भी कौन है। अरस्तु। और पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, बायोमेट्री संबंधित है। बायोमेट्री संबंधित है मतलब बायोमेट्री में क्या किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए मानव में विकास दर के मापन से संबंधित है। ऑप्शन बी जीवित वस्तुओं तथा प्रक्रियाओं के मापन से। ऑप्शन सी उर्वरता तथा मोटिलिटी के मापन से। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बायोमेट्री संबंधित है, इसमें होगा सही आंसर ऑप्शन बी जीवित वस्तुओं तथा प्रक्रियाओं के मापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति विज्ञान के पिता। मैंने अभी बताया था वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। थियोफ्रेस्ट। अरस्तु किसके हैं। जीव विज्ञान के और जंतु विज्ञान के। थियोफ्रेस्ट किसके हैं। वनस्पति विज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 15, के ईसाऊ, एक किसी का नाम है के ईसाऊ, 99 वर्ष की आयु तक पादप जीव विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय रही। इसका योगदान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहा। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुष्पीय पादपों की आकारिकी में, ऑप्शन बी बीजीय पादपों की शारीरिकी में, ऑप्शन सी पुष्पीय पादपों का वर्गीकरण करने में, या ऑप्शन डी बीजीय पादपों की कार्यकी में। तो क्वेश्चन नंबर 20, के ईसाऊ जो महिला थी वो अब जीवन भर
बीज पादपों की शारीरिकी, ऑप्शन बी सही होगा। बीज पादपों की शारीरिकी में वो सक्रिय रही थी। क्वेश्चन नंबर 21, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी पैरासाइकोलॉजी, ऑप्शन सी यूफेनिक्स, ऑप्शन डी इक्टियोलॉजी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए इथोलॉजी। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? जो विलियम हार्वे है उन्होंने किसकी खोज की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाचन की खोज की, ऑप्शन बी श्वसन की, ऑप्शन सी रक्त स्तंभ की, या फिर ऑप्शन डी रक्त परिसंचरण की। क्वेश्चन नंबर 22 में सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम हार्वे ने किसकी खोज की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में उद्विकास के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है कि जीव विज्ञान में उद्विकास के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आई ओपेलिन, ऑप्शन बी थॉमस डॉब्जेस्की, ऑप्शन सी जोसेफ हुक्कर, या ऑप्शन सी जोसेफ हुक्कर, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो जीव विज्ञान में उद्विकास के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है, ये कथन थॉमस डॉब्जेस्की द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फलों के अध्ययन को कहा जाता है? फलों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी पेलिनोलॉजी, ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी, या ऑप्शन डी एंथोलॉजी। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25, जैविकी के इतिहास में मानव जीनोम प्रोजेक्ट के चलते किसका विकास हुआ? मतलब जो जीव विज्ञान की शाखा है उसमें जैविकी के इतिहास में मानव जीनोम प्रोजेक्ट के चलते हुए किसका विकास हुआ? ऑप्शन ए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऑप्शन बी बायो सिस्टमेटिक्स, ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी, या ऑप्शन डी बायो मॉनिटरिंग। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा खोजी गई? हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा खोजी गई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेगट द्वारा, ऑप्शन बी विटेला व उनके सहयोगियों द्वारा, ऑप्शन सी पेरी व सप्टन द्वारा, या ऑप्शन सी मिलिस्टन व कोहियर द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिलिस्टिन व कोहियर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए डबल हेलिकल संरचना के खोजकर्ताओं में से क्रिक एक व्यक्ति थे। जो डीएनए की डबल हेलिकल संरचना उसकी खोज वॉटसन और क्रिक ने की थी, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो उनमें से जो क्रिक थे वो क्या थे? तो पहला ऑप्शन है वो फिजिक्स के विद्यार्थी थे, ऑप्शन बी केमिस्ट्री के, ऑप्शन सी जूलॉजी के, या ऑप्शन डी बॉटनी के। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए वो फिजिशियन थे, फिजिक्स के छात्र थे। क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोपोनिक्स की विधि से संबंधित प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हाइड्रोपोनिक्स या मतलब जो जल संरक्षण की विधि है, जल संवर्धन की विधि है, जल संरक्षण नहीं जल संवर्धन। तो हाइड्रोपोनिक्स की विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए नोब, ऑप्शन बी हिल, ऑप्शन सी अर्नान, या ऑप्शन डी सेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 में सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेक्स के द्वारा सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स विधि से संबंधित प्रयोग किए गए। क्वेश्चन नंबर 29, पादप जीवन के अवशेष के बारे में कौन सी शाखा अध्ययन करती है? पादप जीवन के अवशेषों के बारे में कौन सी शाखा अध्ययन करती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेलियोंटोलॉजी, ऑप्शन बी पेलियोनोटनी विज्ञान, ऑप्शन सी सुजननिकी, या ऑप्शन डी पेलिनोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 29 में सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 में सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेलियोनोटनी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30, किस वैज्ञानिक को फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के गुणसूत्रों पर जीनों की रेखीय व्यवस्था का आनुवांशिकीय
अध्ययन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? किस वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला के ऊपर प्रयोग किए थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए CF वॉल्फ, ऑप्शन बी TA नाइट, ऑप्शन सी J शेडम, ऑप्शन डी TH मॉर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 30 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी TH मॉर्गन। TH मॉर्गन ने ही ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। क्वेश्चन नंबर 31, आनुवांशिकी और जातियों की उत्पत्ति, यह पुस्तक का नाम है आनुवांशिकी और जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए RA फिशर, ऑप्शन बी GL स्टेबिंस, ऑप्शन सी थॉमस डॉब्झंस्की या ऑप्शन डी JBS होल्डेन। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थॉमस डॉब्झंस्की ने यह पुस्तक लिखी थी, आनुवांशिकी और जातियों की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्स और माइट्स का अध्ययन कहलाता है? टिक्स और माइट्स का अध्ययन कहलाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्रोलॉजी, ऑप्शन बी एंडोमोलॉजी, ऑप्शन सी मेलेकोलॉजी या ऑप्शन डी कार्सिनोलॉजी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 33, किस वैज्ञानिक ने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटकर यह पाया कि यह वंशानुगत नहीं होती है, या यह लक्षण है जो वंशानुगत नहीं होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी वेटसन, ऑप्शन सी लेमार्क या ऑप्शन डी विजमान। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी विजमान। क्वेश्चन नंबर 34, चिकित्सा विज्ञान में तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा उसकी विभिन्न अनियमितताओं के अध्ययन को कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान में तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा उसकी विभिन्न अनियमितताओं के अध्ययन को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र किससे बनी है? न्यूरॉन्स से। तो जो न्यूरॉन्स का अध्ययन होता है वो विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी, ऑप्शन बी गायकोलॉजी, ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन डी एंडोक्राइनोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें न्यूरॉन्स का अध्ययन किया जा रहा है, तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जा रहा है, वो है ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन्स का अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, मेलविन प्रोफेसर थे? मेलविन प्रोफेसर थे मतलब कौन सी स्ट्रीम के प्रोफेसर थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉटनी के प्रोफेसर थे, ऑप्शन बी प्लांट फिजियोलॉजी के, ऑप्शन सी केमिस्ट्री के, ऑप्शन डी बायोकेमिस्ट्री के। तो क्वेश्चन नंबर 35 में सही आंसर होगा ऑप्शन सी केमिस्ट्री के। मेलविन केल्विन केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं जीवन का अभिप्राय जो टॉपिक है, मतलब जो सजीव निर्जीव कौन से अणुओं से ये बना हुआ है, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही पाया जाता है? आपको एक ऐसा कैरेक्टर ढूंढना है जो केवल सजीव कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति। पर्यावरण में जितने भी जो घटनाएं हो रही है उनको महसूस करने की और उन्हें याद रखने की जो भी क्षमता है, क्या वो सजीवों में होती है? तो यह ऑप्शन सही है, सजीवों में होती है। ऑप्शन बी संहति में होने वाली वृद्धि पदार्थ की सतह पर और भीतर से भी दोनों प्रकार से होने वाली संचय से होती है। ऑप्शन सी पृथक की गई उपापचय विक्रियाएं पात्रे हुआ करती है। ऑप्शन डी साहित्य में होने वाली वृद्धि केवल भीतर से ही होती है। तो सजीवों में ये जो ऑप्शन ए वाला कैरेक्टर है, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं स्मृति का गुण, ये केवल सजीवों में होता है, निर्जीवों में ये नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा जीव है जो सजीव व निर्जीव दोनों के गुण प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी डायटम्स, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए विषाणु। जो विषाणु होता है जब वो केवल सजीव कोशिका के संपर्क में आने पर ही संक्रमण की प्रक्रिया दर्शाता है, जबकि जब वो निर्जीव वस्तुओं के संपर्क में रहता है, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, कॉपी, पेन, अगर इनके ऊपर कोई वायरस रखा हुआ है, ठीक है, तो वो उनमें संक्रमण थोड़ी करता है, उनमें वो संक्रमण नहीं करता। जब वो मार्कर पर होगा या किसी बोर्ड पर, लकड़ी पर होगा, तो वो निर्जीव की भांति व्यवहार करेगा।
जबकि किसी भी जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर वह जीवित कोशिकाओं में संक्रमण करेगा, अर्थात सजीव की जैसे बिहेव करेगा। तो सजीव और निर्जीव दोनों के गुण कौन प्रदर्शित कर रहा है? विषाणु। क्वेश्चन नंबर 3, जब स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया पाई जाती है तब एक तंत्र की ऊर्जा घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी या घट जाएगी या बढ़ जाएगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, जब भी किसी तंत्र के अंदर अपने आप कोई रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, तो रिएक्शन होगी तो ऊर्जा काम में आएगी। ऊर्जा काम में आएगी तो जिस तंत्र के अंदर रिएक्शन हो रही है उस तंत्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक अणु के अपचयन का अर्थ है। एक अणु के अपचयन का क्या अर्थ है? अपचयन का अर्थ पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑप्शन बी प्रोटॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दोनों को खो देता है, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो अपचयन कब होगा? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो येलो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम क्लोराइड के निर्माण के दौरान किस तरह का बंध बनता है? सोडियम और क्लोराइड इनके बीच में कौन सा बंध बनता है? तो ऑप्शन ए एस्टर बंध, ऑप्शन बी पेप्टाइड बंध, ऑप्शन सी आयनिक बंध, या ऑप्शन डी सहसंयोजी बंध, या ऑप्शन ई हाइड्रोजन बंध। तो सोडियम क्लोराइड अगर हम इनका विघटन करेंगे तो हमारे पास आयंस आएंगे, और आयंस के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम आयनिक बंध। तो NaCl के बीच में आयनिक बंध बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, जंतु सर्दियों में प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? सर्दियों में जो जंतु होते हैं वो प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए हाइबरनेशन, ऑप्शन बी एस्टिवेशन, ऑप्शन सी मिमिक्री, या ऑप्शन डी केमोफ्लेग। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइबरनेशन। सर्दियों के अंदर जंतु सर्दियों से बचने के लिए हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं, जिसमें उनका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोहाइड्रेट्स में उपस्थित लिंकेज या बंधन का प्रकार है। ऑप्शन ए पेप्टाइड, ऑप्शन बी ग्लाइकोसाइडिक, ऑप्शन सी एमाइड, या ऑप्शन डी फॉस्फेट बंध। तो देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाएगा? प्रोटीन्स में। प्रोटीन किसकी बनी हुई है? अमीनो अम्लों की। तो अमीनो अम्लों के बीच में, दो अमीनो अम्लों के बीच में बनने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और जो दो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उनके बीच में बनने वाला बंध होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 8, एटीपी में उच्च ऊर्जा बंध उपस्थित होता है। एटीपी में उच्च ऊर्जा बंध उपस्थित होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। मतलब एडिनोसिन जो नाइट्रोजन शार्क है उससे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, उसे हम एटीपी बोल रहे हैं। तो एटीपी में उच्च ऊर्जा बंध उपस्थित होता है। या ये जो एटीपी होती है वो किसके साथ मिलकर बंध बनाती है? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप के बीच, नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन बी शर्करा व फॉस्फेट ग्रुप के बीच, ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्षार व फॉस्फेट ग्रुप के बीच, यह भी गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि जो नाइट्रोजन शार्क होता है वो शर्करा से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन शार्क शर्करा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन शार्क और शर्करा इनके बीच में उच्च बंध उपस्थित होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, उपचयी क्रिया है। ऑप्शन ए एंडरगोनिक क्रिया, ऑप्शन बी एक्सर्गोनिक क्रिया, ऑप्शन सी द्विदिशीय क्रिया, ऑप्शन डी विखंडन क्रिया। तो उपचयी क्रिया एक एंडरगोनिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अधिकतर जीवों को केवल कम मात्रा में आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अब देखिए, कोई भी जो जीव होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 4 मुख्य रूप से कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये तो एसेंशियल है, ये तो पाए जाएंगे, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी होगी।
लेकिन ये जो आयरन है इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एटीपी में प्रथम फॉस्फेट समूह और एडिनोसिन के बीच बंध बनता है। एटीपी में आ गया ना ये क्वेश्चन, अभी जस्ट थोड़ी ऊपर आया था, क्वेश्चन नंबर 8वां। एटीपी में प्रथम फॉस्फेट समूह और एडिनोसिन के बीच बंध बनता है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें सही आंसर चुनना है, तो ऑप्शन ए है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ऑप्शन बी एडिनोफॉस्फेट बॉन्ड, ऑप्शन सी नाइट्रोफॉस्फेट बॉन्ड, या ऑप्शन डी फॉस्फो एनहाइड्रेट बंध। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडिनोफॉस्फेट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोहाइड्रेट्स पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित जैव अणु है। कार्बोहाइड्रेट्स पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपस्थित जैव अणु है जो निम्न के द्वारा उत्पादित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किसके द्वारा उत्पादित हो रहे हैं? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए कुछ जीवाणु, शैवाल व हरी पादपों द्वारा, ऑप्शन बी कवक, एल्गी, हरे पादपों द्वारा, ऑप्शन सी सभी जीवाणु, कवक, शैवालों द्वारा, या ऑप्शन डी विषाणु, कवक और जीवाणुओं द्वारा। तो ऑप्शन 12 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट कुछ जीवाणु, शैवाल व हरी पादपों के द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से रासायनिक गुण है जो सभी जीवों में समान नहीं होते हैं? निम्न में से कौन से रासायनिक गुण है जो सभी जीवों में समान नहीं होते हैं? ऑप्शन ए शरीर में प्रोटीन के विभिन्न प्रकार, ऑप्शन बी अमीनो अम्लों के लिए समान त्रिक समूह, ऑप्शन डी उच्च फॉस्फेट बंधों के द्वारा ऊर्जा का संग्रह, या ऑप्शन डी राइबोसोमों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शरीर में प्रोटीनों के विभिन्न प्रकार, ये सभी जीवों में समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ पौधों में विशिष्ट गंध एवं आकर्षक रंग किसके लिए होता है? कुछ पौधों में विशिष्ट गंध और आकर्षक रंग किसके लिए पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफिली, ऑप्शन बी एनिमोफिली, ऑप्शन सी एंटोमोफिली, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए परागण की बात की जा रही है, तो कुछ ऐसे पौधे जिनमें विशिष्ट गंध और आकर्षक रंग होता है, ठीक है, तो उनमें जानवरों के द्वारा परागण हो सके, ठीक है ना, इसलिए तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एंटेमोलॉजी, सॉरी एंटेमोफिली। क्वेश्चन नंबर 15, उपापचय में होता है, उपापचय में होता है। ऑप्शन ए भोजन का पाचन, ऑप्शन बी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना, ऑप्शन सी गैसों का आदान प्रदान, या ऑप्शन डी कोशिका में विभिन्न ऊर्जाओं का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपापचय में क्या हो रहा है? कोशिका में विभिन्न ऊर्जाओं का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 16, जैविक संगठन शुरू होता है। ऑप्शन ए आणविक स्तर से, ऑप्शन बी कोशिकीय स्तर से, ऑप्शन सी अंग स्तर से, या ऑप्शन डी परमाणविक स्तर से। तो जो जैविक संगठन शुरू हो रहा है वो आणविक स्तर से शुरू हो रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी तंत्र की कुल ऊष्मीय मात्रा होती है, किसी भी तंत्र की कुल ऊष्मीय मात्रा होती है। ऑप्शन ए, या जो कुल ऊष्मीय मात्रा होती है ना उसे क्या बोलते हैं हम? तो ऑप्शन ए एंट्रोपी, ऑप्शन बी स्वतंत्र ऊर्जा, ऑप्शन सी एंथैल्पी, या ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो किसी भी तंत्र की कुल ऊष्मीय जो मात्रा होती है उसे बोलते हैं हम एंथैल्पी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मुख्य अनुकूलन जीरोफेटिक परिस्थितियों में पादपों के रहने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए कांटे, ऑप्शन बी स्टोमेटा की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी स्टिपुलर पत्तियां, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए जीरोफेटिक परिस्थितियाँ होती है, मतलब मरुस्थलीय परिस्थितियाँ, जहाँ पे मरुस्थल होगा तो वहाँ पर पेड़ पौधे रहने के लिए कैसा अनुकूलन करेंगे? तो आप देखते हो जो भी मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो पत्तियाँ होती है वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो ये एक अनुकूलन है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तंत्रिका तंत्र में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, जो हमारी न्यूरॉन्स होती है या तंत्रिका तंत्र में ऊर्जा का परिवहन होता है। ऑप्शन ए रासायनिक से विकिरण ऊर्जा बनती है,
ऑप्शन बी रासायनिक से विद्युतीय ऊर्जा बनती है, ऑप्शन सी रासायनिक से यांत्रिक ऊर्जा बनती है, या ऑप्शन डी यांत्रिक से विकिरण ऊर्जा बनती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यूरॉन्स में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उससे वो रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, जीवित कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित घटक होता है। जीवित कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा कौन सा घटक पाया जा रहा है? कार्बन, हाइड्रो, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो देखिए ये जो जीवित कोशिकाएं होती है वो मिलके किससे बनी हुई है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। जबकि इनमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो घटक है वो क्या होता है? जल होता है। एक कोशिका का जो मैक्सिमम पार्ट बना होता है वो किससे बना हुआ है? जल से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, उपयोगी ऊर्जा का वह भाग जो कि तंत्र में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है। उपयोगी ऊर्जा का वह भाग जो कि तंत्र में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्वतंत्र ऊर्जा, ऑप्शन सी स्वतः ऊर्जा, या ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा। तो उपयोगी ऊर्जा का वह भाग जो किसी भी तंत्र में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे बोलते हैं हम स्वतंत्र ऊर्जा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जैव अणु के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए डीएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ऑप्शन ए ये तो गलत हो गया क्योंकि ये जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा का बना हुआ है। ऑप्शन बी सभी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। जैव अणुओं के लिए ऑप्शन बी सभी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। यह भी सत्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी कार्बोहाइड्रेट केवल ग्लूकोज में ही विघटित हो। ऑप्शन सी आरएनए एक सूत्रीय है एवं इसमें डीएनए की अपेक्षा एक भिन्न प्यूरिन क्षार होता है। यह भी गलत है। ऑप्शन डी अमीनो अम्लों का क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को निर्धारित करता है। यह लाइन बिल्कुल सही है। तो जो भी अमीनो अम्ल होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सी संरचना बनाएंगे? सबसे पहले प्रोटीन के प्राथमिक संरचना, फिर प्राथमिक संरचना से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से चतुर्थ संरचना बनेगी। तो यह ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, परिपक्वता की वृद्धि के द्वारा जंतुओं की अपरिपक्व या लार्वा अवस्था में प्रजनन करना कहलाता है। परिपक्वता की वृद्धि के द्वारा जंतुओं की अपरिपक्व या लार्वा अवस्था में प्रजनन करना कहलाता है। ऑप्शन ए क्लेडोजेनेसिस, ऑप्शन बी पीडोजेनेसिस, ऑप्शन सी मोर्फोजेनेसिस, या ऑप्शन डी पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये जो लार्वा अवस्था में प्रजनन करने की प्रक्रिया है इसे ऑप्शन बी पीडोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से मिमिक्री का कारण है। ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी आक्रमण, ऑप्शन सी सुरक्षा, या ऑप्शन डी बी व सी। तो मिमिक्री क्यों की जा रही है? तो मिमिक्री की जाती है किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए या अपनी सुरक्षा करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मिमिक्री का मतलब है किसी की नकल करना, किसी के जैसा दिखना, किसी के जैसा बन जाना, या किसी की नकल उतारना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी हेक्सोज शर्करा है? ऑप्शन ए मेनोज, ऑप्शन बी गैलेक्टोज, ऑप्शन सी ए और बी मेनोज और गैलेक्टोज दोनों, या ऑप्शन डी सेलुलोज। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेनोज और गैलेक्टोज दोनों ही हेक्सोज शर्कराएँ हैं, 6 कार्बन वाले शर्कराएँ। क्वेश्चन नंबर 26, माल्टोज, लैक्टोज व सुक्रोज है। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो ऑप्शन ए डाइसेकेराइड है, ऑप्शन बी ट्राइसेकेराइड, ऑप्शन सी मोनोसेकेराइड, या ऑप्शन डी पॉलीसेकेराइड। तो क्वेश्चन नंबर 26 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाइसेकेराइड। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से ग्लाइकोजन की संरचना किसके समतुल्य होती है? ग्लाइकोजन की संरचना किसके समतुल्य होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन
इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो ग्लाइकोजन की जो संरचना है वो स्टार्च के समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन केवल पौधों द्वारा उत्पन्न होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी जो संरचना है वो केवल पौधों में ही उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार्च। पादपों में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है, जबकि ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये तो जो एनिमल सेल है उनमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी विशेषता अपवाद रहित ढंग से सजीवों को निर्जीवों से अलग करती है? सजीव और निर्जीव में डिफरेंस बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29, इसमें ऑप्शन ए वे उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी वातावरण और सतत विकास के प्रति परस्पर संबंध, ऑप्शन सी वे प्रजनन करते हैं, या ऑप्शन डी वृद्धि एवं गति करते हैं। तो जो सजीव होते हैं वो प्रजनन कर सकते हैं, जबकि निर्जीव प्रजनन नहीं कर सकते। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक क्रम सही है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए अवलोकन, ये समस्या बताना, संकल्पना, उसके बाद में प्रयोग करना। ऑप्शन ए यही सही हो जाएगा, इसमें तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश तरंगों के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा की हानि की प्रक्रिया कहलाती है? प्रकाश तरंगों के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा की हानि की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए प्रकाश का जल अपघटन, ऑप्शन बी फ्लोरिसेंस, ऑप्शन सी फोटो ऑक्सीडेशन, या ऑप्शन सी फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो प्रकाश तरंगों के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा की हानि फ्लोरिसेंस कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस पोषक, जो भी पोषक पदार्थ है उसका ऊर्जा मूल्य 9.3 कैलोरी होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। अब हमें यह बताना है कि वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट में से जो 9.3 किलो कैलोरी है वो किससे प्राप्त होती है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वसा के द्वारा सबसे अधिक 9.3 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33, वसा सामान्यतः होती है? ऑप्शन ए एक उच्च ऊर्जा स्रोत, सही है। ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिक होती है, यह भी सही है। ऑप्शन सी वसीय अम्लों के बने हुए हैं, यह भी सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वसा क्या है? सभी है, इससे उच्च ऊर्जा भी मिलती है, हाइड्रोफोबिक भी है और वसीय अम्लों से भी बनी हुई है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सजीवों व उनके वातावरण के मध्य पदार्थों एवं ऊर्जा का आदान प्रदान करने वाला तंत्र कहलाता है? सजीवों व उनके वातावरण के मध्य पदार्थों व ऊर्जा का आदान प्रदान करने वाला तंत्र कहलाता है? ऑप्शन ए खुला तंत्र, ऑप्शन बी बंद तंत्र, ऑप्शन सी पृथक्कृत तंत्र, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब देखो यहाँ पे सजीव और वातावरण दोनों के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, तो आदान प्रदान कब होगा? जब कोई तंत्र खुला हुआ होगा। तो ऑप्शन ए खुला तंत्र। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से जीवन का आधार क्या है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी न्यूक्लिकम, या ऑप्शन डी न्यूक्लियो प्रोटीन। तो जीवन का आधार न्यूक्लिकम, जो भी हमारे आनुवांशिक पदार्थ है वही जीवन का आधार है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वृक्ष में अधिक ऊंचाई पर नारियल का लगा होना किसका उदाहरण है? वृक्ष में अधिक ऊंचाई पर नारियल का लगा होना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वतंत्र ऊर्जा का, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा का, ऑप्शन सी क्रियान्वित ऊर्जा का, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा का। तो देखो वृक्ष के ऊपर नारियल लगा हुआ है, अपनी जगह स्थित है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के बावजूद आंतरिक परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखना कहलाता है? बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के बावजूद आंतरिक परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखना कहलाता है?
ऑप्शन ए एंट्रोपी, ऑप्शन बी स्थायी अवस्था, ऑप्शन सी एंथैल्पी या ऑप्शन डी होम्योस्टेसिस। तो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के बावजूद आंतरिक परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखना, इसमें ऑप्शन डी आएगा मेरे हिसाब से, होम्योस्टेसिस, मतलब हमारे शरीर के अंदर संतुलन को बनाए रखना, या हमारे शरीर में होने वाली जो भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उन्हें हम ढाल लेते हैं वातावरण के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, तो इसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण विज्ञान से, जो भी क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, पेड़ पौधों का, जीवों का वर्गीकरण किया जा रहा है, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पौधों का नामकरण विज्ञान कहलाता है। तो नामकरण विज्ञान क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी पहचान, ऑप्शन सी नोमेनक्लेचर, ऑप्शन डी टेक्सोनोमी। तो नामकरण विज्ञान को कहते हैं हम नोमेनक्लेचर। वर्गीकरण किसे कहेंगे? वर्गीकी किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नामकरण और पहचान दोनों की जाती है, उसे वर्गीकी कहते हैं। जबकि जो नामकरण किया जा रहा है उसे क्या बोल रहे हैं? नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति शास्त्र की शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्टेमिक बॉटनी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्टेमिक बॉटनी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप वर्गीकरण, नामकरण, पहचान आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोल रहे हैं? सिस्टेमिक बॉटनी या वर्गीकी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी टेक्सोनोमी में एक टेक्सोन द्वारा प्रदर्शित हजारों लक्षणों को महत्व दिया जाता है? कौन सी टेक्सोनोमी में एक टेक्सोन द्वारा प्रदर्शित हजारों लक्षणों को महत्व दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए क्लासिकल टेक्सोनोमी, ऑप्शन बी कीमोटेक्सोनोमी, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी या ऑप्शन डी एल्फा टेक्सोनोमी। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में एक टेक्सोन में जितने भी जो गुण पाए जा रहे हैं, जितने भी लक्षण पाए जा रहे हैं, सभी को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति जो पौधों के उद्गम, विकास, विभिन्नता तथा वर्गीकरण का अध्ययन करता है कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लासिकल टेक्सोनोमिस्ट, ऑप्शन बी हर्बल टेक्सोनोमिस्ट, ऑप्शन सी एल्फा टेक्सोनोमिस्ट या ऑप्शन डी बीटा टेक्सोनोमिस्ट। तो एक व्यक्ति जो पौधों के उद्गम, विकास, विभिन्नता, वर्गीकरण आदि का अध्ययन करता है, उसे बोलते हैं हम क्लासिकल टेक्सोनोमिस्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ICBN प्रदर्शित करता है, मतलब ICBN का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन सी इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ICBN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ की जगह 4 आएगा मेरे हिसाब से, या उसमें बी भी हो सकता है, देख लेना एक बार, मैं देख के बता दूंगा इसमें। और ICBN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन बी कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, टेक्सोनोमी का पितामह किसे माना जाता है? जो वर्गीकी है उसके पितामह किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किसने किया? अरस्तु ने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अरस्तु ऑप्शन में है नहीं, तो आप देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए तथाजन, ऑप्शन बी लीनियस, ऑप्शन सी बेंथोवर, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्ट। तो देखिए सबसे पहले तो जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने, सॉरी अरस्तु ने, और अरस्तु के बाद में किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। तो यहाँ पे अरस्तु है नहीं, तो हम सही आंसर ले लेंगे ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस। क्वेश्चन नंबर 7, एक वनस्पतिज्ञ यदि समान जातियों का नामकरण करता है तो वह प्रयोग करेगा। यदि कोई बोटनिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, पादप विज्ञान का कोई साइंटिस्ट है, वो समान जातियों का नामकरण कर रहा है, ठीक है ना, तो इस नामकरण के लिए कौन से शब्द का उपयोग करेगा? ऑप्शन ए सिनटाइप, ऑप्शन बी नियोटाइप, ऑप्शन डी मीजोटाइप या ऑप्शन डी आइसोटाइप। तो देखो समान जातियों का नामकरण कर रहा है, इसमें ऑप्शन डी आइसोटाइप। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस
टेक्सोनोमिक रैंक में एक दूसरे से कम समानता रखने वाले जीवों को रखा जाता है। हमें एक सा टेक्सोनोमी की ऐसी रैंक ढूंढनी है जिसमें जीवों के अंदर कम समानताएं पाई जाए। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी जीनस, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी स्पीसीज। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब हम जीवों का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, तो ये जो क्लास है इसमें सबसे कम समानता वाले जीव होंगे इन चारों ऑप्शनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, पादप वर्गीकरण के हायरार्किकल तंत्र में निम्न में से किस वर्गीकीय रैंक के अंत में CEA मिलता है? तो ये मिलता है कुल के अंत में, ठीक है ना। जैसे पोलिनियसी हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें कुल, जितने भी जो कुलों के नाम हो गए उनके अंत में CEAE मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से समानता व असमानता पर आधारित पौधों तथा जंतुओं की पहचान के लिए वर्गीकीय उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 10, समानता व असमानता पर आधारित पौधों तथा जंतुओं की पहचान करने के लिए वर्गीकीय उपकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सही आंसर है या आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लोरा, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी मोनोग्राफ, ऑप्शन डी कैटालॉग्स, ऑप्शन ई मैनुअल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की। जो की होती है उसके द्वारा हम समानता व असमानता पर आधारित पौधों व जंतुओं की पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब जीव समान वर्ग में हो किंतु समान कुल में न हो तब किस वर्गीकीय शब्द का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है, जब जीव समान वर्ग में हो किंतु समान कुल में न हो तब किस वर्गीकीय शब्द का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी जीनस, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी कुल। तो देखो यहाँ पे जो भी जीव है वो समान वर्ग में है किंतु समान कुल में नहीं है, ठीक है ना, मतलब वर्गों का समूह ऑर्डर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा टैक्सोन है? तो ऑप्शन ए जेनेरा, ऑप्शन बी कुल, ऑप्शन सी वर्ग। ये तो सभी टैक्सोन है, ये तो सभी टैक्सोन है, तो इसको अभी छोड़ देना, इसको मार्क कर लेना। ये सभी देखो जीनस, वंश, कुल सभी टैक्सोन है। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों का एक समूह जो किसी रैंक के समान ट्रेड्स युक्त होता है यह है। पौधों का एक समूह जो किसी रैंक के समान ट्रेड्स युक्त होता है, ट्रेड्स मतलब लक्षणों युक्त होता है। तो ऑप्शन ए स्पीसीज, ऑप्शन बी जीनस, ऑप्शन सी ऑर्डर या ऑप्शन डी टैक्सोन। तो पौधों का एक समूह जो किसी रैंक के समान ट्रेड्स युक्त होता है उसे टैक्सोन बोलते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जंतु जगत को हायरार्किकल समूह में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से किस एक में जातियों की विस्तृत संख्या पाई जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी कुल, ऑप्शन डी कोहट। इन चारों में से हमें देख के बताना है कि किस में जातियों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाएगी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोहट में सबसे ज़्यादा जातियों की संख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों के वानस्पतिक नामकरण में, पौधों के वानस्पतिक नामकरण में ऑप्शन ए जीनस नाम जातीय नाम के बाद लिखा जाता है, ऑप्शन बी जीनस का नाम जातीय नामों के प्रथम अक्षर बड़े होते हैं, ऑप्शन सी जीनस व जातीय नाम एक हो सकते हैं, ऑप्शन डी जीनस व जातीय नाम दोनों इटैलिक में मुद्रित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीनस व जातीय नाम दोनों इटैलिक में मुद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तकों के नाम है, एक तरफ जो भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनके नाम है। तो जो जेनरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, हिस्टोरिया जेनेरिक प्लांटेरम और स्केला नेचुरी, तो हमें मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी स्केला नेचुरी लिखी थी कैरोलस लीनियस ने, ऑप्शन सी हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम, यह पुस्तक लिखी थी जॉन रे ने, ऑप्शन बी स्पीसीज प्लांटेरम, ये जो पुस्तक है वो है कैरोलस लीनियस की,
और जेनेरा प्लांटेरम, यह पुस्तक है बेंथम व हुक्कर की। तो ए में 3, बी में 2, सी में 5 और डी में 1। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटा टेक्सोन कहलाता है। ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी वंश, ऑप्शन डी जाति। तो सबसे छोटा वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा टेक्सोन है, वो है जाति। ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्गीकरण का वह तंत्र जिसमें बड़ी संख्या में लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है। वर्गीकरण का वह तंत्र जिसमें बड़ी संख्या में लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए कृत्रिम पद्धति, ऑप्शन बी संश्लेषित पद्धति, ऑप्शन सी प्राकृतिक पद्धति या ऑप्शन डी जातिवर्तीय पद्धति। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो प्राकृतिक पद्धति होती है या प्राकृतिक वर्गीकरण होता है, उसमें जो भी लक्षण होते हैं, प्राकृतिक लक्षण होते हैं, उनको अधिक मात्रा में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, बेंथम व हुक्कर वर्गीकरण में किसे द्विबीजपत्री व एकबीजपत्री के मध्य रखा गया। अब देखिए, जो बेंथम व हुक्कर का जो वर्गीकरण था ना, वो प्राकृतिक वर्गीकरण था, प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर दिया गया था। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट। तो क्वेश्चन नंबर 19, बेंथम व हुक्कर के वर्गीकरण में द्विबीजपत्री व एकबीजपत्री के मध्य किसको रखा गया था। तो ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म को रखा गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द्विनामी नामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया। ऑप्शन ए विटेकर, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी कार्ल लिनियस या ऑप्शन डी टिप्पो। जो द्विनाम पद्धति है वो कैरोलस लिनियस ने दी थी, कार्ल लिनियस। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये थे आप इस सजीव जगत के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट